पहला सवाल है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुर्तगाली प्रथम यूरोपियन कंपनी था जो कहाँ आया था? भारत आया था। और पुर्तगाली जो है 1503 में अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो कोचीन में लगाया। ठीक है। इसके बाद है, पुर्तगाली ने गोवा को 1510 में जो है बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह इससे जो है छीन लिया था। तो ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा जो है पुर्तगाली हिंद महासागर में एक सिस्टम लेकर आया था, कार्टेज सिस्टम उसको बोलते हैं। तो ये कार्टेज सिस्टम के द्वारा जो है ये लोग समुद्री जहाज़ों पर नियंत्रित स्थापित करने का प्रयास किया था। तो इतना सारा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो पहला है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर के 1769 के बीच हुआ था, उसमें हैदर अली हारा नहीं था, जीत गया था। तो पहला तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। तो इसमें क्या बोला है? हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1780 से ले करके 84 के बीच हुआ था। और इस दौरान जो है एक नाम याद रखेंगे आप लोग, पोर्टोनोवा के युद्ध में जो है हैदर अली को आयरकुट ने पराजित किया था। तो ये क्या हो गया? सेकेंड भी यहाँ पर गलत हो गया। तीसरा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह हुआ था 1790 से लेकर के 1792 तक। और इसमें जो है टीपू का हार हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुए। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह हुआ था आपका 1799 में, है ना, टीपू सुल्तान और आर्थर वेलेस्ली के बीच में। और इसमें जो है टीपू सुल्तान हार जाते हैं। और यहाँ पे कौन सा युद्ध होता है? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध होता है 4 मई 1799 को। ठीक है। अपने राजधानी के किला के प्रवेश द्वार के बाहर युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान यहाँ पर मारे जाते हैं। तो ये सारा हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैसूर का शेर किसको बोला जाता है? तो टीपू सुल्तान को बोला जाता है। उसके अलावा टीपू सुल्तान का कथन भी है कि भेड़ों की तरह 100 साल जीने के बजाय शेर की तरह एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है। तो ये कथन किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा था। इसके अलावा अंग्रेज़ से युद्ध करते हुए रणभूमि में मारे जाने वाला एकमात्र शासक टीपू सुल्तान है। तो ये भी हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा जो है उस समय अंग्रेज़ के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन रखे रहिए और जो जो पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पॉइंट को भी आप लोग लिखते जाएंगे। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1775 से लेकर के 82 के बीच में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा ये तो सही सुमेलित नहीं है। इसमें हम लोग याद रखेंगे 1775 से लेकर के 1782। इसके अलावा 82 में क्या हुआ था?
सालबाई का संधि हुआ था, सालबाई का संधि हुआ था। इसी संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह हुआ था आपका 1790 से 1792। तो ये सही हो जाएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है यह हुआ था आपका 1824 से 1826। तो ये भी सही है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है यह हुआ था आपका 1848 से लेकर के 49 के दौरान। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सही सुमेलित है? 2 और 3 सही सुमेलित है। तो नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? तो हैदराबाद का निज़ाम इसका सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद का निज़ाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है कभी बगावत नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें एक ही चीज़ और याद रखेंगे कि हैदराबाद के निज़ाम बेलेजली के सहायक संधि नीति को कब अपना लिया था? 1798 में स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में स्थान के बारे में जिक्र किया हुआ है और सूची 2 में अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो पहला है संभलपुर। तो संभलपुर का हो जाएगा 1849, इसको 2 से मिला दीजिए। सतारा 1848, इसको 1 से मिला दीजिए। अवध जो है 1856, तो इसको 4 से मिला दीजिए। और झांसी कब हो जाएगा? 1853, इसको 3 से मिला दीजिए। तो इस तरीके से जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी तो था भारत में राज विस्तार के लिए हड़प नीति या फिर बेअबकत सिद्धांत नीति का जो है सहारा लिया था। तो ये जो हड़प नीति था इसके अंतर्गत जिस राजा के उत्तराधिकारी नहीं होते थे उनके राज को ब्रिटिश भारत राज्य में विलय करने की नीति अपनाया गया। ठीक है। तो डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 में सतारा राज्य को छीन लिया गया था। उसके अलावा हड़प नीति को जो है लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये सहायक संधि लेकर के आया था। ठीक है। तो सहायक संधि के तहत जो है पहले ही इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि सहायक संधि के तहत जो है हैदराबाद का निज़ाम जो था ये अपनाने वाला पहला राज्य था सहायक संधि को। तो खैर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। और हड़प नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था, ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगला है निम्न वायसराय में से किसके शासनकाल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में 1860 में जो है ये इंडियन पिनल कोड कानून बनाया गया। ठीक है। उसके अलावा हम लोग ये भी याद रखेंगे कि भारत में प्रथम विधि आयोग जो है 1834 में बना था लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। और आईपीसी का जनक जो है इंडियन पिनल कोड का जनक जो है यह लॉर्ड मैकाले को ही यहाँ पर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो यह कथन जो है यह डॉक्टर एस.एन. सेन का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा
अगर हम लोग अशोक मेहता के बारे में देखें तो अशोक मेहता ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो अशोक मेहता ने क्या कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। बी.डी. सावरकर का क्या कथन है? तो बी.डी. सावरकर का कथन है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। याद रखेंगे। अगर हम लोग आर.सी. मजूमदार का कथन देखें तो आर.सी. मजूमदार का कथन है कि यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो सबका यहाँ पर हम लोग देख लिए। इसके अलावा एक और है आउट्रम एवं टेलर। उसका कथन है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है। इसके अलावा अगर हम लोग बिपिन चंद्र का कथन देखें तो बिपिन चंद्र के द्वारा जो है कहा गया 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। तो ये कुछ कथन है जो कि 1857 की घटना को लेकर के कहा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको लिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो नील विद्रोह, तो नील विद्रोह जो है इसका संबंध जो है आपका बंगाल से है और नील विद्रोह 1859 से 60 के दौरान ही हुआ था। तो पहला तो सही सुमेलित है। इसके अलावा दीनबंधु मित्र ने 1859 में नील दर्पण नाम की एक नाटक लिखा था। तो नील दर्पण में बेसिकली नील किसानों की दुर्दशा दिखाया गया। तो नील विद्रोह से ये हो गया। जयंतिया विद्रोह ये भी सही है, 1860 से 63 में हुआ था। और जयंतिया विद्रोह का नेतृत्व जो है यह नंगबा, क्या याद रखेंगे, किंग नंगबा, इसके जो नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। कुकी विद्रोह, तो कुकी विद्रोह जो है यह मणिपुर में हुआ था और 1860 से 90 के दौरान ही हुआ था। कहाँ हुआ था ये? मणिपुर में हुआ था। ठीक है। अगला है कुका विद्रोह। तो कुका विद्रोह जो है 1832-34 में नहीं हुआ था, तो यही गलत हो जाएगा। कुका विद्रोह जो है 1840 के आसपास ये शुरू हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहला कथन है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। तो ये जो है बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के द्वारा मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया था। इसके अलावा इन्होंने महिला का उत्थान और पाश्चात्य शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा का भी समर्थन किया। सेकेंड कथन है आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। तो ये भी सही है। आर्य समाज का स्थापना 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और आर्य समाज के द्वारा ही जो है शुद्धिकरण आंदोलन चलाया गया। ठीक है। तीसरा कथन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। तो यह भी सही है और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये 1897 में हुआ था। तो यह तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो सारे पॉइंट को आप लोग लिखते भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो देख लेते हैं। पहला है वुड का एजुकेशन डिस्पैच। तो वुड का एजुकेशन डिस्पैच एक्ट जो है ये 1854 में आया था। वुड डिस्पैच को भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, तो मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन जो है
यह 1835 में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। तो सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट जो है यह लाया गया था आपको 1944 में। कब लाया गया था? 1944। इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन जो है यह आया था आपका 1882 में। ठीक है, शिक्षा पर था ये आयोग, लॉर्ड रिपन के काल में बनाया गया। तो हम लोग देख लेते हैं सही कालानुक्रम क्या होगा। सबसे पहले 1835, तो 2 को पहले नंबर पर रखेंगे, फिर 1854 तो 1, फिर है 1882 तो 4, यानी कि 2 1 4 3, यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के संपादक, इसके अलावा 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त, जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना है। तो इसी पॉइंट से आप लोग याद रख लीजिए, महात्मा गांधी ने किसे अपना गुरु माना था? तो ये माना था आपको गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ये कथन जो लिखा हुआ है इतना बड़ा, ये गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में लिखा गया है। तो इस चीज़ को जो है यहाँ से पकड़ना था कि गांधी जी ने किसे अपना गुरु माना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एम.जी. रनाडे को अपना गुरु माना था। किसको? एम.जी. रनाडे को। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे। और एम.जी. रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। कहाँ का? महाराष्ट्र का सुकरात। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, इसीलिए इस तरीके से लिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, नीचे के दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। क्या बोला है? क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहला है अभिनव भारत। ठीक है, अनुशीलन समिति। तो अभिनव भारत क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त था, तो ये तो हो जाएगा। अनुशीलन समिति भी लिप्त था, तो ये भी हो जाएगा। न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन, ये दोनों क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त संगठन नहीं था। तो पहला और दूसरा था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो अभिनव भारत जो है 1904 में इसका स्थापना दामोदर सावरकर और उनके बंधुओं द्वारा किया गया था। ठीक है, और पश्चिम भारत में अभिनव भारत सबसे सशक्त क्रांतिकारी संगठन था। ठीक, इसके अलावा 1899 में जो है नासिक में गुप्त समाज मित्र मेला की स्थापना भी सावरकर बंधुओं द्वारा किया गया था। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला है ढाका। देखिए, अनुशीलन समिति है ना, तो अनुशीलन समिति में अलग अलग है, अलग अलग जगह पर बना हुआ था। तो अगर हम लोग बताएं कि ढाका अनुशीलन समिति का स्थापना कौन किया था, तो पुलिन बिहारी दास द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1902 में किया गया था। और कलकत्ता अनुशीलन समिति का गठन हम लोग देखें तो 1907 में महेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। और अनुशीलन समिति का नारा था खून के बदले खून। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते भी जाइए। अनुशीलन समिति का नारा क्या था? खून के बदले खून। ठीक है, उसके अलावा महेंद्र कुमार घोष जो थे उसके द्वारा युगांतर समाचार पत्र भी निकाला गया था। ठीक है, अगर हम लोग ये पैट्रियटिक एसोसिएशंस के बारे में बात करें तो इंडिया पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है यह किया गया था। ठीक है,
इसके अलावा एक बात और भी याद रख सकते हैं कि 1899 में जो है नासिक में गुप्त समाज मित्र मेला का स्थापना हो गया था। उसके अलावा 1909 में नासिक के जिला अधिकारी जैक्सन की हत्या जो है अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने कर दिया था। जैक्सन का हत्या लक्ष्मण कन्हरे, ठीक है, लक्ष्मण कन्हरे, ये भी हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई जिसका नेतृत्व, तो ये हो जाएगा आपका तिलक एवं किसके द्वारा, तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में होम रूल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनक एनी बेसेंट है। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 में किया गया था। और तिलक का जो क्षेत्राधिकार था ये था आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़ करके मध्य प्रांत और बरार। और एनी बेसेंट के द्वारा जो है सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया। और एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र जो है यह लगभग पूरा भारत था। और एक पॉइंट और याद रखेंगे कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव जॉर्ज अरुणडेल थे। कौन थे? जॉर्ज अरुणडेल। इसके अलावा होम रूल लीग आंदोलन जो है 1916 से 1918 के बीच चलाया गया था। कितना सारा पॉइंट हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी को डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में नेटाल प्रांत की राजधानी पीटर मैरिटिजबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था। और गांधी जी को रंगभेद के आधार के पर जो है ट्रेन से धक्का मारकर बाहर कर दिया गया था, ठीक है। और इसके विरोध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जो है विरोध किया। और ऐसा करने वाले ये विश्व के प्रथम व्यक्ति बन गए थे। इसके अलावा जो है 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना इनके द्वारा किया जाता है। तो ये सब हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो कौन सा स्टेशन बताए थे, कौन सा ट्रेन स्टेशन, तो ये था आपका पीटर मैरिटिजबर्ग, ठीक है। मैरिटिजबर्ग नाम का ये रेलवे स्टेशन था। वहाँ पर जो है इसको ट्रेन से धक्का मार करके उतार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है। तो महात्मा गांधी का कहना है कि जॉन रस्किन का किताब था अनटू द लास्ट। तो अनटू द लास्ट पढ़ने के बाद उनका विचार रातों रात बदल गया था, ये गांधी जी का कहना है। तो किन से प्रभावित रहा था, तो रस्किन से तो रहा था। इसके अलावा ये जो थोरे है उसके अलावा भी बहुत सारा बुक लिखा गया था, जैसे कि ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो ये सब बुक पढ़ के भी गांधी जी का विचार प्रभावित हुआ था। तो थोड़े से भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़े से महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा सिद्धांत को सीखा। उसके अलावा टॉल्स्टॉय का एक बुक है वॉर एंड पीस, उससे भी गांधी जी बहुत प्रभावित हुए, ठीक है। और गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे, ठीक है। तो ये सब से गांधी जी क्या रहे, प्रभावित रहे। उसके अलावा गांधी जी श्रीमद् भागवत गीता से भी सबसे अधिक प्रभावित हुए। गांधी जी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो इस तरीके से जो है रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से, ये सबसे प्रभावित रहे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। तो ये हो जाएगा आपका मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, ठीक है। मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित किसान कौन थे, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। और मोतीलाल तेजावत को जो है राजस्थान के आदिवासियों का महिषा माना जाता है, ठीक है। और यही आदमी जो है मोतीलाल तेजावत, इन्होंने
भील, ग्रासिया आदि जनजातियों को संगठित कर सामंती अत्याचार का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर था। उसके अलावा जो है यहाँ पर 1922 में इन लोगों ने मिलकर के एक ही आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन शुरू किया। तो 1922 में एक ही आंदोलन के दौरान एक जगह का नाम है दादवा। दादवा गांव में जो है भू राजस्व व्यवस्था, जागीरदार कानून आदि के विरोध करने के कारण मेजर H.G. सुहन के आदेश पर गोली चलाने से 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। तो 1922 में यह घटना हुआ था और ये अगर हम लोग 2022 देखें तो 100 साल पूरा हो गया। तो ये घटना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स में भी आया हुआ था कि 100 साल किस घटना का पूरा हो गया था। दादाबा जो गांव है उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये शायद SPD करंट अफेयर्स में भी दिया गया, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि इसके 100 साल पूरे हो गए। किस घटना के? दादवा गांव में जो हत्याकांड हुआ था, इस घटना के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930 को ऐसा किया गया था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो क्या हुआ था कि 1929 में जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था और इसी अधिवेशन में बोला गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और उसी में बोला गया कि 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो अगले साल 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग क्या किए? अपना पूरा संविधान पूर्ण रूप से लागू किए, तो इसलिए भी इस डेट को जो हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज है, तो स्वराज का जो प्रस्ताव है, अगर स्वराज का प्रस्ताव हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है कौन रखा था पता है? हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में, लेकिन यह पारित नहीं हुआ था। तो हसरत मोहानी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में रखा था। तो हसरत मोहानी यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंत तक लड़ो। तो दांडी यात्रा का आदर्श वाक्य क्या था? अंत तक लड़ो। तो क्या हुआ था कि गांधी जी ने उस टाइम के वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग को रखा था, लेकिन गांधी जी को उधर से कोई जवाब नहीं मिला। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। तो 12 मार्च 1930 को जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ किए और 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किए।
तो 12 मार्च 1930 को शुरू किए दांडी यात्रा, और ये 6 अप्रैल 1930 को जो है यह दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किए। तो ये जो दांडी यात्रा था इसका तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च और मुसोलिनी का मिलान से रोम मार्च से किया था। ठीक है, जब गांधी जी को बंदी बना लिया गया तो उसके बाद जो है अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी आंदोलन में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरसना सत्याग्रह उल्लेखनीय है। धरसना सत्याग्रह, ठीक है। तो इसमें क्या नाम याद रखेंगे? सरोजिनी नायडू याद रखेंगे। और उस टाइम के अमेरिकी पत्रकार जो थे वेब मिलर, ठीक है, मिलर भाई साहब जो है ये धरसना सत्याग्रह का प्रशंसा किए थे। इसके अलावा जो है एक गैर स्तरीय मांग अगर गांधी जी रखते हैं इरविन के समक्ष में, तो इस संदर्भ में गांधी जी का कथन था कि हमने रोटी मांगा था, बदले में हमको क्या मिला? पत्थर मिला। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। उसके अलावा गांधी जी का एक और कथन है कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था। तो उसमें गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। तो इसको भी यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे। तो इतना सारा पॉइंट जो है यहाँ पर हम लोग देख लिए। वैसे इस सवाल का सही आंसर क्या था? अंत तक लड़ो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1930 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो ये हो जाएगा आपका 8 प्रांत में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कितने प्रांत में? तो 8 प्रांत में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। तो जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो उसके अंतर्गत 1937 में 11 ब्रिटिश भारत प्रांतों में चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस को 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। उड़ीसा में, बिहार में, संयुक्त प्रांत में, उसके अलावा मद्रास में और मध्य प्रांत में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत। उसके अलावा बॉम्बे में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और सरकार बनाई, तो बॉम्बे एक हो गया। ठीक है, उसके अलावा सिंध और असम की सरकार में भी कांग्रेस पार्टी शामिल हुआ, तो यहाँ पे 6 2 8 हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें पंजाब में, तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जो है सरकार बनाया। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग के सहयोग से सरकार बनाया था और पंजाब में कौन थे? यूनियनिस्ट पार्टी थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट याद रखेंगे कि 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र क्यों दिया था? तो इसके पीछे ये रीजन था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारतीयों के परामर्श के बिना जो है भारत को युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। इसी के विरोध में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कांग्रेस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है यह 1939 से 1945 के बीच हुआ था। तो 1939 में ही कांग्रेस का मंत्रिमंडल था, उसने अपना त्यागपत्र दिया था क्योंकि भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो जो हम बोल रहे हैं आप लोग लिखते भी जाइए, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगला है कि यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? तो यह कथन जो है यह महात्मा गांधी का है और भारत जोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने यह कथन भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कहा था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने अपने भाषण के दौरान यह कथन बेसिकली कहे थे। ठीक है, और जब ये भाषण दे रहे थे तो उस पर जो है पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि उस दिन गांधी जी
पैगंबर के अवतार होकर भाषण दे रहे थे। ठीक है। और पटाभी सीतारामैया जो है कांग्रेस का इतिहास नामक किताब का भी रचना करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और कांग्रेस के भाषण अगर हम अगर गांधी जी का भाषण देखें तो उसमें एक वर्ड और आता है करो या मरो, तो करो या मरो भी यहीं से संबंधित है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने किया था। इसके अलावा साइमन वापस जाओ का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। तो ये सारा पॉइंट हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 की तिथि को मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किला पर मुकदमा भी चला था और यह मुकदमा नवंबर 1945 में चलाया गया था। इसीलिए इसे नवंबर मुकदमा या फिर लाल किला मुकदमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और लॉर्ड बेवेल ने जन दबाव में आकर जो है इन्हें सामान्य माफ़ी दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो ये हुआ था आपका कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। तो भारत का विभाजन जो है सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था और भारत विभाजन को रोकने का प्रयास औपचारिक रूप से कैबिनेट मिशन के द्वारा अंतिम रूप से किया गया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को आया था और यह त्रिसदस्यीय मिशन था। और इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें देखें तो CR फार्मूला जो कि 1944 में आया था, CR फार्मूला। ठीक है, CR फार्मूला कब आया था? 1944 में, 1944। इसके द्वारा प्रथम बार भारत की विभाजन का प्रावधान था। प्रथम बार भारत की विभाजन का क्या था? प्रावधान था। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत का विभाजन किया गया था। तो माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है, बाल्कन योजना भी कहा जाता है, भारत विभाजन योजना भी कहा जाता है। तो ये भी हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है। अगला सवाल है कि इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय प्रथम वायसराय थे जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया। ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार आया था, बेसिकली कब आया था? तो 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार यानी कि भारतीय परिषद एक्ट 1909, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। ठीक है। और इसी सुधार के द्वारा जो है भारत में औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता को स्वीकार किया था और इस प्रकार भारत में सांप्रदायिकता का जो है बीजारोपण कर दिया गया। गांधी जी का कथन था कि मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा भारत का सर्वनाश कर दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत है वहाँ पाई गई। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका सभी मुगल हो जाएगा, नगर का अवशेष हो जाएगा, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ये सब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का जानने का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। इसी में अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता को जानने का स्रोत मुख्यतः पुरातात्विक है।
पुरातत्व स्रोतों में मोहर जो होता है, मोहर ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मोहर जो है सेलखरी से बनाई जाती थी। सेलखरी क्या है? बेसिकली एक मुलायम पत्थर होता है जिसको काट करके मोहर बनाया जाता था। और मोहर वर्गाकार या फिर आयताकार बनाया जाता था। ठीक है। उसके अलावा अगर मोहर देखें तो मोहर पर चित्र और लिपि दोनों उत्कीर्ण होता था। ठीक है। और जो आयताकार मोहर था उस पर केवल चित्र होता था। सबसे अधिक मोहर जो है कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक। और लोथल से जो है फारस का मोहर भी प्राप्त हुआ था। फारस का मोहर वृत्ताकार, बेलनाकार आदि आकार का पाया गया। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपनिषद का मतलब होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना, जैसे शिष्य का गुरु के पास बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। 1000 BC से 600 BC के बीच 108 उपनिषद की रचना की गई और 108 में से 13 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। ठीक है। उसी में एक है बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे विशाल और महत्वपूर्ण है। एक है मुंडुको उपनिषद। तो मुंडुको उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से किया गया है जिस पर चढ़कर जीवन रूपी भव सागर को पार नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा एक और है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में क्या है? नचिकेता प्रकरण है, आत्मा की अमरता को उल्लेख किया गया है। तो ये सब हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो एक जगह है महाजनपद, दूसरी जगह है राजधानी। तो मत्स्य महाजनपद, तो विराटनगर इसको 3 से मिला दीजिए। क्रू, इंद्रप्रस्थ इसको 4 से मिला दीजिए। सूरसेन मथुरा हो जाएगा, उसको 1 से मिला दीजिए। अस्मक ये हो जाएगा पोटली या फिर पोतन, इसको 2 से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद अस्तित्व में था। और यह 16 महाजनपद का जो उल्लेख जो है यह अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में हमको मिलता है। किसमें? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। इसके अलावा 16 जनपद में अस्मक एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में अवस्थित था। तो अस्मक कहाँ था? दक्षिण भारत में। उसके अलावा सारा क्या था? उत्तर भारत में था। और सभी जनपदों में मगध महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे ताकतवर था। और मगध का प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन था? हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन थे? बिंबिसार थे। तो ये सब हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुराधापुर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। और अशोक का अगर हम लोग बात करें तो अशोक के शिलालेख 4 लिपि में मिलता है, ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, ग्रीक और अरमाइक में। ठीक है। और अशोक का सर्वाधिक शिलालेख जो है यह ब्राह्मी लिपि में मिलता है। इसके अलावा अशोक का नाम सर्वप्रथम मास्की शिलालेख, लघु शिलालेख में हमको यहाँ पर मिलता है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था। तो अश्वघोष जो है यह कनिष्क के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति जो है जब हुआ था तो उस समय उसके उपाध्यक्ष थे। और अश्वघोष द्वारा जो है ललित विस्तार, सारीपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्रम जैसे पुस्तक को लिखा गया था। ठीक है। और ललित विस्तार जो है महायान संप्रदाय का संस्कृति भाषा में प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक है।
और ललित विस्तार में ही सर्वप्रथम लिपियों का उल्लेख हमको यहाँ पर मिलता है। कनिष्क को बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक कहा जाता है और नागार्जुन भी जो है कनिष्क के समकालीन थे। तो ये सब पॉइंट जो है आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। पुस्तक है और पुस्तक किस विषय पर लिखा गया ये है। तो तिरुकरुल का मिलान जो हो जाएगा यह दर्शन से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तोलका काव्यम यह व्याकरण है, तो उसको मिला दीजिए 4 से। शिल्पादिकारम ये जो है प्रेम कथा है, तो उसको 1 से मिला दीजिए। और मणि मेखले ये बनिक कथा हो जाएगा, तो उसको 3 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सही हो जाएगा। अगला सवाल, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो गंधार कला शैली जो है ये भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गंधार कला और मथुरा कला का संबंध कुषाण वंश से है, ठीक है। और इस कला का जो पोषण है मुख्यतः कनिष्क द्वारा किया गया था और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने वाला था, ठीक है। गंधार कला पर यूनानी कला का भी क्या था, प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो गंधार कला में बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो जैसा दिखाया गया है, ठीक है। तो गंधार कला शैली भारतीय और यूनानी कला का संश्लेषण है, ये तो देख लिए। उसके अलावा हम लोग बात किए थे मथुरा कला का, है ना। गंधार कला का संबंध भी कुषाण वंश से है और मथुरा कला का संबंध भी किससे है, कुषाण वंश से है। लेकिन मथुरा कला जो है यह पूर्णतः स्वदेशी कला है और बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में ही बनाया गया था, लाल बलुआ पत्थर से। और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गंधार कला में बनाया गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से यहाँ पर करना है। तो पहला है स्तूप, तो स्तूप का है सांची, तो इसको 2 से मिला दीजिए। चित्रकारी तो बाघ, इसको 1 से मिला दीजिए। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, तो इसको 4 से मिला दीजिए। और दशावतार मंदिर, इसको 3 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और सांची का स्तूप का चित्रण जो है 200 रुपये के नोट पर भी किया गया है। सिरविहीन कनिष्क की मूर्ति मथुरा से खंडित अवस्था में पाया गया। कनिष्क ने मथुरा को द्वितीय राजधानी घोषित किया था। और दशावतार मंदिर जो है यह गुप्तकालीन मंदिर का उदाहरण है और यह भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर नागर शैली का प्रथम मंदिर माना जाता है। तो यह सब पॉइंट हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता। भगवत गीता मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है। और श्रीमद् भगवत गीता सभी पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मोक्ष का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को परमात्मा में सम्मिलन करना। आगे बढ़ते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्चुअली जो है सायन जो है विद्यारण माधव का बेसिकली ये भाई थे
और विद्यानंद माधव जो है हरिहर बुक्का को पुनः वैदिक धर्म में संस्कारित किया था। और हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य यानी कि संगम वंश की स्थापना किया था। तो विजयनगर साम्राज्य संगम वंश तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो इसीलिए जो है सवाल का क्या था, सही जवाब ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। चंदावर का युद्ध 1194 में, तो ऑप्शन नंबर ए को 2 से मिला दीजिए। चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था और इसमें जयचंद युद्ध करते हुए मारा गया था। ठीक है। तैमूर का आक्रमण, तो तैमूर का आक्रमण हो जाएगा आपका 1398, उसको 1 से मिला दीजिए। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध क्या हो जाएगा 1565, तो इसको 4 से मिला दीजिए। और एक है घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध क्या हो जाएगा 1529, तो उसको 3 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था और जयचंद युद्ध में मारा गया था। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को सहयोग दिया था, इसीलिए जयचंद को विश्वासघाती या विभीषण कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा के युद्ध में जो है सुल्तान अली आदिल शाह के नेतृत्व में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर राज्य के संयुक्त सेना ने विजयनगर को नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे। इसके अलावा घाघरा का युद्ध एक साथ स्थल और जल में मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच हुआ था और मोहम्मद लोदी जो है इब्राहिम लोदी के छोटे भाई थे। तो ये सब याद रखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जब्ती प्रणाली जो है ये हो जाएगा आपका अकबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अकबर का राजस्व मंत्री जो था यह टोडरमल था। कौन था, टोडरमल। और टोडरमल महान अर्थशास्त्री और भू राजस्व प्रशासन के विशेषज्ञ थे। टोडरमल ने ही 1580 में दसला पद्धति लागू किया था। दसला पद्धति क्या था कि 10 वर्षों में कृषि फसल उपज का औसत अनुपात क्या है। दसला पद्धति को ही क्या बोलते हैं, जब्ती प्रणाली कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था, तो ये था आपका बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। मुगल वंश का अगर प्रथम शासक देखें तो बाबर था। बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था, यानी कि संस्थापक था। मुगल वंश का अगर हम लोग महानतम शासक देखें तो अकबर था। अंतिम महान शासक औरंगजेब था। ठीक है। ये सब हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे।